घने काले बादलों से घिरा हुआ आसमान था जिसमें सूरज नहीं निकल पा रहा था। यह शुक्रवार का दिन था और एक असामान्य रूप से दुखद दिन 1 अगस्त था। सुबह के अखबारों में लोगों की नींद खुली तो उन्हें यह चौंकाने वाली खबर मिली कि मोहम्मद रफ़ी की मौत हो गई है। रफ़ी के साले ज़हीर, वह उनका व्यवसाय और विदेश यात्राएं संभालते थे, एक बच्चे की तरह रो पड़े। किशोर कुमार अपने बेटे अमित के साथ आए और शव के पास ही बैठ गए और उनके गालों पर आंसू बहने लगे। तलत महमूद घुटने के बल बैठे और रफ़ी के गाल चूम लिए। सुलक्षणा, जो कई बार विदेश में रफ़ी संगीत कार्यक्रमों में उनके साथ गई थी, बेकाबू होकर रोने लगी। हेमलता भूपिंद्र के कंधों पर गिरकर रो पड़ी। सफ़ेद कुर्ता और चूड़ीदार पहने राखी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही और रफ़ी के चेहरे को देखती रही। जिस हॉल में शव रखा था और इरीगेस लोगों से खचाखच भरा हुआ था, निर्माता, निर्देशक, संगीत निर्देशक, सितारे, गायक, संगीतकार, सिने संगीतकार रफ़ी के खास प्रशंसक थे। सुबह 12:15 बजे जनाजा बांद्रा मस्जिद के लिए रवाना हुआ, पहले विशेष नमाज के लिए और फिर शुक्रवार की नमाज के लिए। मस्जिद में भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि नमाज पढ़ना असंभव हो गया था। राज कपूर, जो रफ़ी के घर नहीं पहुंच पाए थे, मस्जिद में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मस्जिद से वे सीधे जुहू स्थित कब्रिस्तान गए। दिलीप कुमार, जो अस्वस्थ थे, मस्जिद आए और ताबूत के साथ कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में हजारों की संख्या में जुटे सितारों को देखने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे उसमें असफल रहे। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, रणधीर कपूर, संजीव कुमार उन लोगों में शामिल थे जो कब्रिस्तान तक पहुंचे थे। गुरुवार की सुबह रफ़ी ने संगीतकार बसु और मनोहरी तथा निर्देशक मुकुल दत्त के साथ बंगाली गीत के बोल और धुन पर चर्चा की, जिसे वे पूजा के दौरान रिकॉर्ड करके रिलीज करने का प्रस्ताव कर रहे थे। मुकुल दत्त ने गीत लिखा था। मुकुल दत्त के अनुसार रफ़ी इस बात से कुछ हद तक नाखुश थे कि बॉम्बे के फिल्म उद्योग उत्तम कुमार को श्रद्धांजलि नहीं दी थी, जिनकी मृत्यु 1 सप्ताह पहले हुई थी। गायक गीत के माध्यम से दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देना चाहते थे और उन्होंने मुकुल दत्त को उसी के अनुसार शब्दों को फिर से लिखने का सुझाव दिया था। गीत को 1 या 2 दिन में रिकॉर्ड किया जाना था। रफ़ी की मौत की खबर तेजी से फैली। इंडस्ट्री में सारा काम ठप हो गया। सुबह 10:30 बजे तक बांद्रा में रफ़ी विला के बाहर भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। लगातार हो रही बारिश से बचने के लिए खुले परिसर को तिरपाल से ढकना पड़ा। रफ़ी की पसंदीदा आयातित कार ओडी गैरेज में खड़ी थी। आखिरी बार रफ़ी ने उसमें सवारी की थी जब गुरुवार की सुबह वह खुद अस्पताल जाने के लिए कार तक चले गए थे। अपनी कार के शौकीन रफ़ी हमेशा अपने ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठते थे। उन्होंने कभी खुद गाड़ी नहीं चलाई। रफ़ी का सबसे छोटा मोहम्मद शाहिद, बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री धारक, 4 दिन पहले ही लंदन से आया था। उनकी 2 बेटियां नसरीन और यास्मीन अपने पतियों के साथ बॉम्बे में ही रहती है। उनका सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद सईद, बाकी 2 बेटे मोहम्मद खालिद और मोहम्मद हामिद। ये सभी लंदन में विभिन्न एयरलाइंस में कार्यरत है। शनिवार को ही पहुंच सके। अपनी मृत्यु के 4 दिन पहले रफ़ी ने जे ओम प्रकाश की आसपास के लिए अपना अंतिम गीत रिकॉर्ड किया, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रचना थी। रफ़ी दोनों के पसंदीदा गायक थे। उन्होंने हमेशा उनका अंतिम गीत उनके संगीत कार्यक्रमों के लिए विदेश जाने से पहले रिकॉर्ड किया और उनके लौटने के बाद उनका पहला गीत रिकॉर्ड किया। ये लिखा है एक खतीब ने।
दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की बायोग्राफी तो कई बार सुनी होगी, इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाने की कोशिश करती हूँ जो आपने ना सुनी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की जयंती के अवसर पर उनके एक प्रशंसक शरद देसाई ने महान गायक के साथ अपनी कुछ यादें साझा की थी। शरद देसाई के लिए मोहम्मद रफ़ी एक महान गायक से कहीं बढ़कर है। देसाई रफ़ी को एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखते हैं। देसाई कहते हैं, मैं मोहम्मद रफ़ी का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। रफ़ी द्वारा देसाई को भेजे गए पत्र की एक प्रति उनके गीतों ने हमेशा मेरे दिन प्रतिदिन की प्रगति में साथ दिया है। उनके कई गीत मेरी दिल की गहराइयों में बसे हुए हैं और मैं उन्हें कभी भी लिख सकता हूँ। शरद के लिए एक सपना सच होने जैसा था जब उन्हें दिवंगत गायक से मिलने का अवसर मिला। मैंने सबसे पहले उन्हें पत्र लिखा और उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर दिया। पत्र मिलने के बाद मैं उनसे मिलने के लिए अगले ही दिन मुंबई के लिए रवाना हो गया, लेकिन रफ़ी साहब शहर के बाहर थे, इसलिए उनके बेटे हमीद ने मेरी यात्रा का नोट बना लिया और मुझे एक तारीख दी जिस पर मैं रफ़ी साहब से मिल सकता था। जब मैं बाद में उनसे मिला तो वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। वे याद करते हैं, राफल के साथ एक संदिग्ध मुलाकात देसाई के लिए एक खूबसूरत अनुभव था। मैंने उनसे पूछा कि वह अपनी आवाज़ को अपने सितारों के साथ पूरी तरह से कैसे मिला पाते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह गाना रिकॉर्ड करने से पहले हर किरदार का अध्ययन करते हैं। वह उन नायकों के लिए भी उतना ही श्रेय है जिनके लिए मैं गाता हूँ। रफ़ी के कुछ सबसे यादगार गीतों को चिन्हित करने के लिए देसाई ने उनके 25 सर्वश्रेष्ठ गीतों की एक सूची बनाई है जो 25 से 30 तक है। 25 अलग अलग अभिनेताओं वाले अलग अलग फिल्में। देसाई कहते हैं, इस सूची को देखने में मुझे 2 दिन लगे क्योंकि मैं दिलीप कुमार से लेकर ऋषि कपूर तक सभी मुख्य अभिनेताओं को शामिल करना चाहता था जिनके लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। अंत में देसाई कहते हैं, यदि रफ़ी साहब आज जीवित होते तो वे आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होते और वे निश्चित रूप से सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए उपलब्ध रहते।